चर्चा एक खास स्पॉन्सर्ड बाय नई टीवीएस रेडियो स्टार्टिंग एट 59,900। वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चा खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेस में अंदरूनी संकट बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के असंतुष्ट नेता सीधे बगावत की बात तो नहीं कहते, लेकिन तेवर उनके बगावती हैं। कांग्रेस के असंतुष्ट कहे जा रहे हैं। वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए अलग अलग मंचों पर आवाज भी उठा रहे हैं, पर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पिछले 10 साल में बदल गई है। बहुत साफ कहे तो उनका सवाल सीधे राहुल गांधी से ही, और राहुल कुछ लोगों से घिरे हुए हैं। ऐसे आरोप उन पर पुराने अनुभवी नेता लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं जा रही है, पार्टी किस दिशा में जा रही है, आखिर झोल कहां है। इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, इतना बड़ा विपक्ष, अगर विपक्ष के अंदर ही ऐसा चलेगा तो फिर सत्ता पक्ष की जो हठधर्मिता है या कुछ भी ऐसी चीजें जो सत्ता पक्ष कहते हैं तानाशाही रूप में आ जाए, तो विपक्ष जब ना हो तब तो फिर और ही हम कहेंगे कि बड़े बुरे हालात रहेंगे। ऐसे में जो चीजें चल रही हैं उसी पर सभी खास मेहमानों के साथ आज चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। कि बजाय हम झुग्गी झोपड़ी को बुलडोजर से साफ करें, इनकी भी औकात बढ़ाएं। क्या अगर हमारे पास 3 मंजिला है, कम से कम 1 मंजिल तो ये भी बनाएं। कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के एकजुटता प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में असंतुष्ट नेताओं और राहुल गांधी के बीच दरार खुलकर सामने आ गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पार्टी चौराहे की स्थिति में है और उसे अब इस बात का चुनाव करना होगा कि या तो वो असंतुष्ट को शांत करे या उनके बिना आगे बढ़ने का फैसला करे। तो दूसरी ओर ये बात भी खुलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस में अनुभव की अनदेखी हो रही है, जिसके चलते अब नेता अपनी राह अलग करते दिख रहे हैं। उत्तराखंड, राजस्थान और पंजाब में भी यही सब देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान अब सभी को समझाने में जुटा है। सूत्रों ने कहा कि कांग्रेस के असंतुष्टों ने टकराव का जो रास्ता अख्तियार किया है, उसमें बाकी लोगों को शामिल होने से रोकना कठिन होगा। ऐसे में स्पष्ट संकेत जा रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ खुला विद्रोह है। बहरहाल कांग्रेस जल्दबाजी में नहीं दिख रही और इन नेताओं को शांत करने के लिए सतर्कता के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के बीच कांग्रेस में कलह अब पार्टी के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि पराशर जी है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ नेपाल सिंह जी है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ सोहेल काजमी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप भी। और हमारे साथ राहुल गोस्वामी भी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले नेपाल सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। एक पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे होंगे लगातार, वैसे तो बहुत दिनों से कांग्रेस के अंदर कुछ उठापटक चल रही है, और वो अकेले ऐसे नहीं कि संगठन कि दिल्ली के अंदर है, वो आप राजस्थान में भी देखें, वो आप पंजाब में भी देखें, वो आप उत्तराखंड में भी देखें, उत्तर प्रदेश में भी देखें। ऐसे कौन से कारण हैं कि इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, और उसके अंदर जो वरिष्ठ नेता हैं वही आज हम कहेंगे क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे और आखिर झोल कहां है? जी नेपाल सिंह जी। देखिए गोस्वामी जी, मेरा इसमें मानना है कि पार्टी में या तो शीर्ष नेतृत्व तो बहुत अनुभवी व्यक्ति होता है, या वो अनुभव व्यक्तियों की अपनी टीम बनाता है। आज कांग्रेस में दोनों ही जगह कहीं ना कहीं खाली नजर आती है। शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी के रूप में या प्रियंका जी के रूप में, क्योंकि सोनिया जी अब अस्वस्थ चल रही हैं, तो ये दोनों में इतना तजर्बा नहीं है और इतना जो है उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं कह सकते। और वो उन्होंने जो टीम गठित करी है, चाहे वो हरियाणा सुरजेवाला जी को लेकर करी है, दूसरी जगह की है, वो भी इतने तजर्बे के लोग नहीं हैं। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया थी कि ऐसे समय में एक विचारधारा और तजर्बे का कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। लेकिन ये पार्टी के लिए बहुत घातक है, और ये ऐसा नहीं कि कांग्रेस साथ हो रहा है, सभी जगह होता है। जब भी तजर्बेकार व्यक्ति कहीं जाता है, चाहे वो रूट के जाता है या किसी कारण से चला जाता है, उसको पार्टी को खामियाजा होता है। फॉर एग्जाम्पल
अरुण जेटली जी की असमय के जो है जाना भाजपा के लिए बहुत बड़ा घाटा था, क्योंकि उनके पास राज्यसभा में लोकसभा में ऐसा व्यक्ति था जो अक्रॉस द पार्टी जाके बात कर सके। कांग्रेस के पास जो गुलाम नबी आजाद जी हैं, जो दूसरे वरिष्ठ नेता हैं, आनंद शर्मा जी हैं, कपिल सिब्बल जी हैं, जो भी लोग हैं, हालांकि वो पार्लियामेंट में नहीं है, उनकी संख्या कम है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं अक्रॉस द पार्टी भी कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबिलिटी थी, क्योंकि वो बहुत दिन से राजनीति में लगे हुए थे। तो अब वो जो कल की पीढ़ी है, वो पूर्व की पीढ़ी जो विपक्ष में बैठी है, उनके साथ सामंजस्य कैसे बैठाए, ये कंफ्लिक्ट कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। राहुल जी खुद अपने आप में इतना परिपक्व नहीं है, उनकी वो परिपक्व सोच भी नहीं है जो कांग्रेस के लोगों की होती थी। वो भी कहीं ना कहीं इवेंट मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो भी कहीं ना कहीं मुद्दों को इस तरह से लेते हैं कि भाजपा उसको अगले दिन जो है हास्यास्पद बना देती है। तो जो भी समझदार, सेंसिबल और तजुर्बेकार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं अपना विकल्प अब या तो विद्रोह के रूप में देख रहे हैं या एक नई पार्टी के रूप में देख रहे हैं। और ऐसे में स्वाभाविक है कि गुलाम नबी आजाद जो अक्रॉस द पार्टी भी एक्सेप्टेबल है, हो सकता है शरद पवार की पार्टी में भी एक्सेप्टेबल हो जाए, हो सकता है ममता बनर्जी की में भी एक्सेप्टेबल हो जाए और दूसरे दलों में एक्सेप्टेबल हो जाए, और वो एक माइनॉरिटी का चेहरा भी हो जाए, क्योंकि अब कांग्रेस के पास सिर्फ एक माइनॉरिटी वोट का ही सहारा है। चाहे राहुल जिसको केरल में ढूंढे, चाहे ममता जिसको बंगाल में ढूंढे। तो इस परिस्थिति में एक ये नया विकल्प हो सकता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ लोग और दूसरी पार्टी के कुछ वरिष्ठ लोग, जो क्षेत्रीय पार्टी हो सकती है लेकिन कांग्रेस की बगैर सर्वाइव राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकती, वो एक परिपक्व नेतृत्व के रूप में कोई इनमें से विकल्प ढूंढे, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया। जी, लगता है संभावनाएं बड़ी तलाशी जा रही हैं, ऐसा हो भी रहा है। और रवि भाई, आप तो शुरू से ही सारी चीजें देखते हैं, सारी चीजें कवर करते भी रहे हैं। एक बार आपको मैं सुनवा भी देता हूं कि कपिल सिब्बल जी ने क्या कहा, उसे सुन लेते हैं, फिर आपके पास आऊंगा। और हवाई जहाज में चढ़ने में जो वहां बैठा होता है हवाई चलाने वाला, वो अनुभवी होता है ना। बहुत जरूरी है कि उसको अनुभवी होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उसके साथ एक इंजीनियर भी होता है कि कहीं इंजन में गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक कर देगा। तो गुलाम नबी जी अनुभवी भी हैं और इंजीनियर भी। क्या कांग्रेस की असलियत है, कहां है, सब ना तो नेता लोगों के साथ इनका गहरा संबंध है। और जब हमें ऐसा लगा कि पार्लियामेंट को गुलाम नबी आजाद को आजाद कर रहे हैं, तो हमें दुख हुआ। ये एक अनुभवी नेता ही कर सकता है। और मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि इस अनुभव को कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। हम नहीं चाहते कि कांग्रेस पार्टी में कमजोर हो, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी कमजोर हो गई तो समझ लीजिए कि देश कमजोर है। देश सर्वप्रिय है, और अगर हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े उस देश को मजबूत करने के लिए, तो हम करेंगे। और रवि भाई देखिए कितनी, क्योंकि वैसे तो कपिल सिब्बल जी इतने बड़े अधिवक्ता हैं कि तर्क वितर्क और उदाहरण उन पे पार पाना मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं और ये सभी लोग जानते हैं। ऐसे में जब वो चीजें बोल रहे हैं, साफ, बड़ी साफ तरीके से कह रहे हैं, पहले भी बोला उन्होंने कि कांग्रेस को कमजोर नहीं होने देना चाहते। आखिर कमजोर कर कौन रहा है? जो इशारे हैं, उनके इशारे उस तरीके के हैं, अगर हम साफ शब्दों में कहें तो जो एक अलग तरीके का युवा पीढ़ी जो आगे आई है, कहीं ना कहीं उससे लेकर ये रोष दिख रहा है। और आज ऐसा भी नहीं है कि कांग्रेस ने, चाहे वो गुलाम नबी आजाद साहब हो, चाहे आनंद शर्मा साहब हो, चाहे वो कपिल सिब्बल साहब हो, कि इनको कुछ दिया नहीं, बहुत कुछ दिया है। और इन्होंने भी पार्टी को बहुत कुछ दिया है। ऐसे में आज जब स्थितियां इस तरीके की आ रही है और चुनाव नजदीक हैं, आप देखिए कि अगले साल उत्तर प्रदेश जैसी जगह चुनाव है जिस पर सबकी एकदम हम कहेंगे निगाहें लगी हुई हैं, और यहां इतनी बड़ी, इतनी पुरानी पार्टी के हालात ऐसे हैं। तो आप कैसे देखते हैं कपिल सिब्बल जी के इस बयान को, और क्या लगता है आपको कि ये अनुभवहीनता और अनुभव, ये सारी चीजें आमने सामने है, या ये एक जो हम बात कह रहे हैं कि ये जिद है, या खाली अभी तक जो चल रहा था अंदर अंदर अब वो बाहर आ रहा है? कहीं विभाजन की ओर तो कांग्रेस नहीं जा रही। जी देखिए प्रवींद्र जी, कपिल सिब्बल साहब का जो बयान आपने सुनवाया, उसकी शुरुआती जो लाइन थी और उसकी आखिरी लाइन की ओर मैं थोड़ा ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।
कपिल सिब्बल साहब ने शुरुआत में कहा कि पायलट होता है, अनुभवी होता है, उसके साथ एक इंजीनियर होता है, तो जो अगर कोई इंजन में गड़बड़ी है तो इंजीनियर सुधार लेता है। और गुलाम नबी आजाद अनुभवी भी हैं और इंजीनियर की क्षमता भी उनके अंदर है। तो सीधी सी बात है कि जो पार्टी में फिलहाल अनुभवी नेताओं की जो उपेक्षा हो रही है, उसके प्रति आक्रोश सीधा सीधा व्यक्त किया गया है। और आखिरी जो उनके बयान का जो हमने सुना, उसमें जो आखिरी लाइन थी, उन्होंने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, शायद ये शब्द नहीं था, उन्होंने कहा कि हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े तो हम करेंगे जी। तो क्या ये माना जाए कि एक कांग्रेस का नया स्वरूप, ये जो G23 नेता जिनको कहा जा रहा है, आप देखिए, गौर करिए कि बिहार विधानसभा चुनाव से एन पहले जो 23 नेता, असंतुष्ट नेता जिन्हें कहा जा रहा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिख करके एक स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की थी और काफी वक्फा हो चुका है। ये जो जितने नेता हैं लगातार बयान इस तरह के दे रहे हैं, लेकिन चूंकि कोई केंद्रीय, अब सोनिया गांधी बीमार रहती हैं, राहुल गांधी कभी विदेश चले जाते हैं, कभी वो असंबद्ध तरह से। एक और है रवि भाई, अगर आप देखेंगे, अगर रवि भाई एक चीज देखें आप, तो जब से अहमद पटेल साहब नहीं रहे, तब से शायद मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती जा रही है कांग्रेस के लिए। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अहमद पटेल बहुत अनुभवी नेता थे और परिवार के बहुत करीबी सलाहकार वे रहे हैं और बहुत लंबे अरसे से उनकी भूमिका रही है। लेकिन देखिए, ये तो आना जाना तो अब असामयिक मृत्यु उनकी हुई, हम सबको बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। लेकिन एक इतनी बड़ी पार्टी में अगर कोई एक नेता छोड़ के चला जाए या उसका स्वर्गवास हो जाए, तो वो रिक्ति नहीं भर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। देखिए, मैं एक थोड़ा सा पीछे ले जाऊं आपको याद होगा कि 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए, कांग्रेस की परफॉर्मेंस के बाद राहुल गांधी ने खुद 4 पन्ने की एक खुली चिट्ठी पार्टी जनों को लिखी थी और उसके जरिए खुली चिट्ठी जारी करके इस्तीफा दिया था। तो मैं तो जो पत्रकार मित्र हमारे बैठे हैं, उनको एक विचार ये भी देना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी इस समय पार्टी के सबसे बड़े असंतुष्ट नेता हैं? ये एक बिंदु है जिस पर विचार करना चाहिए। और उनके असंतुष्ट हो जाने, चिट्ठी अगर हम पढ़ें तो उसमें साफ साफ है कि वे असंतुष्ट हैं, वे अपने वरिष्ठ नेताओं के बर्ताव से बहुत नाराज हैं। उन्होंने कई मौकों पर बड़े खुल के बयान दिए। अशोक गहलोत और जिन नेताओं के पुत्र लोकसभा चुनाव में लड़ रहे थे, उन्होंने साफ साफ जाहिर किया कि भाई उन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, अपने बेटों के लिए काम किया। तो सबसे बड़े असंतुष्ट नेता क्या इस समय राहुल गांधी हैं? एक चीज। दूसरी चीज, जो जम्मू की ग्लोबल गांधी के मंच पर जो G23 के 8 नेता पहुंचे थे, उनके जो हाव भाव थे, उनसे क्या और बहुत सारे दूसरे पहलू नहीं निकलते हैं? गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे हैं। वे भगवा पगड़ी पहने तब देखे जाते थे जब मुख्यमंत्री के तौर पर वे कश्मीर के उन इलाकों में जाते थे जहां पर हिंदू ज्यादा रहते थे। लेकिन ग्लोबल गांधी के जम्मू के मंच पर कांग्रेस को मजबूत करने की बात कहने के लिए G23 के 8 सीनियर लीडर पहुंचते हैं और सभी सैफरन रंग की, भगवा रंग की पगड़ी पहनते हैं। इसका क्या मतलब लिया जाए? गुलाम नबी आजाद जब उस मंच से जो कांग्रेस की बात उन्हें कहनी चाहिए थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर तारीफ कर देते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? तो देखिए, कांग्रेस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस समय कांग्रेस के दोनों जो युवा नेतृत्व है, और युवा नेतृत्व भी क्या, जब राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष बनाए गए थे तो आपको याद होगा एक युवाओं की लंबी टीम उन्होंने बनाई थी। उस टीम का हश्र क्या हुआ? तो ये तो यही हो गया कि आप युवाओं को भी साथ लेकर नहीं चल पा रहे हैं और अनुभवी नेता जो हैं अब खुलकर नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी को गंभीर मंथन करना चाहिए। और मुझे लगता है कि जून में जो कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा, वो राहुल गांधी के लिए बहुत आसान नहीं होगा। उन्हें कड़ी चुनौती झेलनी पड़ेगी इस बार। इसमें रवि भाई, क्योंकि ये आवाज भी उठी थी कि अब की चुनाव में कुछ खास होगा, ये बात भी वहां पे आई है। और हमारे साथ सोहेल काजमी जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सोहेल जी, बहुत सारी चीजें लगातार चल रही है और आप सारी चीजों को देख भी रहे हैं और बहुत सारी चीजें आप कांग्रेस में देखते भी आए हैं। एक और महत्वपूर्ण वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी थे। उन्होंने क्या कहा, यह भी सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, गुलाम नबी आजाद
ना तो राजनीति से रिटायर हुए हैं और ना कभी पार्लियामेंट से आजाद होंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे जब ही देश मजबूत होगा, और कांग्रेस कमजोर रह गई जो और जिस तरह से पीछे कांग्रेस में कमजोरियां आई हैं, तो भाई वो देश के हित में नहीं होगा। विपक्ष कमजोर हुआ तो देश के हित में नहीं है। जो देखो कांग्रेस में या किसी भी दल में दो किस्म के आदमी होते हैं। हमारी पार्टी में भी दो किस्म के आदमी हैं। कुछ तो कांग्रेस पार्टी में है, कुछों के अंदर कांग्रेस है। तो गुलाब नबी तो उनमें से है जिनके अंदर कांग्रेस है। जी सोहेल जी, देखिए इतने बड़े नेता हैं हरियाणा के और लगातार जीतते भी रहे हैं, और अभी भी वास्तविकता तो यह है कि अब की बार रह गए, थोड़ी सी चूक कर गए, वरना अब की बार भी अगर देखें तो हरियाणा में दबदबा उन्हीं का है। ऐसे में वो भी नाराज हैं। ऐसे में उनका नाराज होना आप देखिए कितनी बड़ी चीज है, क्योंकि उसका एक कारण भी है। जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा है, वहां जो भूमिका उनकी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही, क्योंकि पूरा आंदोलन जहां खड़ा है, चाहे हरियाणा की बात हो और चाहे पंजाब की, उसके अलावा कहीं ना कहीं वहां जाट बहुल है। ऐसे में हुड्डा को इग्नोर करना कांग्रेस के लिए एक बड़े मंथन की बात होनी चाहिए। वो भी अब सामने आए। और अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो ये जो वरिष्ठ वाली बात है कि भाई इनके पास बहुत अनुभव है, तो अनुभव है, आपको हर चीज दी है, कांग्रेस ने आपको सब कुछ दिया, उसके बाद आप वहां किस कदर, हम ये कहेंगे कि जो एक युवा टीम जिसकी बात अभी रवि जी ने की थी, उस युवा टीम का हर्ष किसने ऐसा किया? तो कहीं ना कहीं जो अनुभव वाले लोग हैं उन्होंने ही किया होगा। तो ये जो झोल चल रहा है, इस पे आपकी क्या राय है, और ये कितना बड़ा नुकसान आने वाले समय में होगा इसका, ये भी देखें, क्योंकि बंगाल के अंदर जहां उपस्थिति दर्ज हो सकती है, अगर यही हालात रहे तो असम, बंगाल जिसकी बात कर रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, वहां क्या होगा, और उसके बाद फिर चुनाव 2022। जी सोहेल जी। देखिए मैं वहीं था जहां ये गांधी ग्लोबल फैमिली का ये फंक्शन हुआ परसों, और हिंदुस्तान के और कांग्रेस के 7-8 वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को सींचा है, मतलब 40 साल 50 साल के सबसे सीनियर लीडर, ऐसा बोलिए कि घर के सबसे बड़े जो बच्चे हैं, मैं कांग्रेस के सबसे कदावर नेता जिनको बोलूंगा, वो अपना दुख बता रहे थे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले 6-7 महीने पहले एक इंटरव्यू में आजाद साहब ने कहा कि ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में कांग्रेस सीरियस नहीं है, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की, खासकर नेशनल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरीज, वाइस प्रेसिडेंट और बाकी चीजें जो होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं तो पार्टी स्ट्रांग होती है। फिर पार्टी गवर्नमेंट में हो या अपोजिशन में हो तो स्ट्रांगरली प्ले करती है। तो इसका दुख जो है सबने अपने अपने तरीके से दिखाया है, और ये नेता, ऐसे नेता हैं, जितने भी नेता हैं, इनको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर कांग्रेस इनकी राय सीरियसली इंक्लूड नहीं करती है और कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं लाती है, तो नुकसान हो सकता है कांग्रेस को। लेकिन ये रिवोल्ट नहीं है, ये एक, मैं समझता हूं जो क्लोजली देखता हूं और आजाद, ये अंदर से उनकी एक लाचारगी है कि वो कुछ करना चाहते हैं, वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं, अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं। लाचारगी जो शब्द है ना, इतने बड़े नेता लाचार कैसे हो सकते हैं? आखिर कारण क्या है? जब आपकी नहीं चलती है, जब पार्टी, देखिए इससे देखिए अलग अलग टाइम्स पे अलग अलग इनके जो बयानात आए हैं, वो यही लाचारगी दिखती है कि ये वक्तन बवक्तन शायद सजेस्ट करते रहे हैं, लेकिन इनकी शायद सुनी नहीं गई, या जो लास्ट इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे सेक्रेटरीज चेंज किए, वहां भी इनकी नहीं सुनवाई हुई, तभी ये बाहर आए, और ये सारा आपके सामने दिख रहा है। नहीं, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं हमारे साथ, बहुत बातें हैं, लगातार शब्द भी बड़े अच्छे अच्छे इनके लिए आ रहे हैं। लाचार हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो बहुत कुछ है। और अभी भी एक और हमारे वरिष्ठ नेता हैं आनंद शर्मा जी, उन्होंने क्या कहा, ये भी एक बार सुन लेते हैं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के हर हिस्से में जाना हमारा हक है, किसी की इजाजत नहीं चाहिए।
पर पहचान कुछ लोगों की बनती है देश के अंदर। मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, और आप समझते हैं संगठन ओहदा दे सकता है, कांग्रेस पार्टी ओहदेदार बना सकती है। हर व्यक्ति जो ओहदेदार होता है, पदाधिकारी होता है, वो सूबे का या देश का नेता नहीं होता। नेता चंद बनते हैं जिनको लोग मानते हैं। ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि कोई रिटायरमेंट है, ये कोई सरकारी नौकरी में नहीं थे ना हम हैं। राहुल जी, अगर आप देखें तो आनंद शर्मा जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। उसके अलावा चाहे वो हुड्डा जी हों, चाहे वो कपिल सिब्बल हों, यहां एक बात झलकती है जो युवा पीढ़ी कहती आई है, ऐसी बातें चर्चाओं में है। अगर आप देखें, चर्चा ये है कि ये सभी जो जनमानस के नेता होते हैं ना, उस तरीके के नहीं है। मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं, लेकिन जन समूह जब इकट्ठा करने की बात आती है तो शायद वो नहीं हो पाता। ऐसे भी आरोप प्रत्यारोप चलते रहे हैं। और आज जिस तरीके से बगावती तेवर अब सामने आए हैं, उसमें और भी लोग थे, वहां राज बब्बर जी भी थे, वहां मनीष तिवारी भी थे। हाँ, मनीष तिवारी का नाम जो है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो जीत कर आए हैं और लगातार उन्होंने अपने आप को साबित भी किया, अच्छे वक्ता भी रहे हैं अपने आप में, और युवा पीढ़ी में बड़े चर्चित चेहरे भी हैं। अब जब ऐसी चीजें आ रही हैं तो अब क्या आपको लगता है कि आने वाली, क्योंकि अभी तक किसी भी कांग्रेस के बड़े, मैं कहूंगा जितने भी लोग हैं और इनके अलावा, उनका किसी का भी कोई बयान, कोई टिप्पणी, कोई इस प्रकार का कुछ भी, एक भी शब्द अभी तक नहीं आया है कि ये चल क्या रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में जो कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि यहां बहुत बार विभाजन हुए, अब एक और विभाजन देखने को मिल सकता है, या खाली ये एक दबाव की राजनीति चल रही है? राहुल जी। हाँ बिल्कुल सर, मैं कह रहा था कांग्रेस जो है उसकी स्थिति आप देखिए कि कोई भी एक सुंदर इमारत होती है, सुंदर इमारत का की नींव अलग होती है और कंगूरे अलग होते हैं। तो जो ये वरिष्ठ जितने भी नेता हैं, पुराने नेता हैं, जिनकी भूमिका जिन्होंने तय की थी अगस्त के अंदर पिछले साल, जो सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में उनको एक पत्र लिखा गया था कि पूर्णकालिक और दृष्टिगोचर नेतृत्व सुनिश्चित किया जाए, वहीं से भूमिका शुरू हुई। अब गुलाम नबी जी जब सेवानिवृत्त हुए तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है सैटरडे को रैली हुई, रैली में उस भूमिका को तैयार करके एक जो संदेश देने का प्रयास किया गया, और उस संदेश के पीछे ये कहा गया कि इसको विद्रोह ना माना जाए या फिर से असंतोष ना माना जाए, परंतु क्योंकि कांग्रेस परिवार के सदस्य हैं तो कांग्रेस परिवार को एक मजबूती के रूप में वो एक संदेश देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक टीस है। टीस एक स्वाभाविक चीज है, क्योंकि एक हमारे राजस्थान में कहते हैं एक पढ़ा हुआ होता है, गुना हुआ होता है। गुना हुआ मतलब अनुभवी, परंतु कभी कभी पढ़ा हुआ जो होता है वो गुने हुए से ज्यादा आगे निकल जाता है, या फिर जो कॉर्पोरेट जगत के कल्चर में चलता है, या फिर जिनको वंशवाद या विरासत से राजनीति मिलती है, वो जो है कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर भी देख लीजिए, ये राजनीति में भी देख लीजिए, वो आगे आ जाते हैं। इससे पुराने और अनुभवी लोग कुंठित हो जाते हैं। तो ये स्वभाव है, परंतु उनका अधिकार और हक है, क्योंकि उन्होंने अपने खून पसीने से कांग्रेस को सींचा है। भले ही वो गुलाम नबी जी ले लीजिए, आनंद शर्मा जी ले लीजिए, मनीष तिवारी जी ले लीजिए, या हुड्डा जी, या कोई भी ले लीजिए। दूसरा, कांग्रेस के अंदर क्या है कि कांग्रेस में एक सोनिया गांधी जी के जो चहेते कहें या करीबी कहें, और एक राहुल गांधी जी के करीबी या चहेते कहें, उनकी दो अलग अलग विंग चल रही है। जैसे हमारे राजस्थान में अशोक गहलोत जी हैं, ये सोनिया गांधी जी और राजीव गांधी जी परिवार के, उनके खुद के बहुत करीबी रहे हैं। अब नई पीढ़ी के अंदर राहुल गांधी जी के जो करीबी चहेते माने जाते हैं, या जो युवा नेतृत्व तैयार हो रहा है, सचिन पायलट जी कह लीजिए, या फिर भंवर जितेंद्र सिंह जी कह लीजिए, या फिर जो भी कह लीजिए, तो इन दोनों के अंदर एक अलग अलग विचारधारा भी विकसित हो गई है। हालांकि कोई भी सोनिया गांधी के जो विंग के लोग हैं वो ये विरोध नहीं करेंगे कि भाई राहुल गांधी को अध्यक्ष ना बनाया जाए, सर्वप्रथम वो ही उसकी पैरवी करेंगे। पर कुछ राज्यों में और कहीं कहीं और बड़े स्तर पर इस तरह का असंतोष दोनों के विंग के लोगों में है। कहने का अर्थ है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी जी को अध्यक्ष के रूप में देखने से ना भी नहीं करते और देखना भी नहीं चाहते।
मन की बात जबान में नहीं आती और जबान की बात है वो मन में रह जाती है। ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी बातें और चर्चा जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं जिस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक समूह बनाया, 23 लोग लगभग कहे गए हैं, तो G23 नाम दिया है, कोई कह रहा है ग्रुप 23 है, कोई कह रहा है गुलाम नबी आजाद के साथ 23 लोग हैं। इस तरीके की सभी बातें चल रही हैं। उसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारी चीजें अब कहते हैं ना खुलकर सामने आ रही हैं। एक बार नेपाल सिंह जी ये भी सुन लेते हैं कि मनीष तिवारी ने क्या कहा। ये कहना गलत नहीं होगा, ये इस मुल्क में चंद उन लोगों में से है जो कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से समझते हैं और शायद इस मुल्क का कोई ऐसा सूबा नहीं है जिसके ये 2-2, 3-3 बार प्रभारी ना रहे। और आज की तारीख में जब के ऊपर संकट है, इस मुल्क की होंद को चुनौती दी जा रही है, वो जो भारत का ख्याल है जिसके ऊपर ये मुल्क आधारित है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है। तो शायद किसी भी समय से ज्यादा आज हमें जरूरत है श्री गुलाम नबी आजाद साहब की, उनके मार्गदर्शन की, उनकी संजीदा सोच की, कि इस देश की जो कश्ती है उसको दोबारा से किनारे पे पहुंचाया जाए। और अगर देखें नेपाल सिंह जी, जो बातें अभी तक आपने भी सुनी, लगभग सभी लोगों को पता है, क्या आखिर गुलाम नबी आजाद साहब जिस तरीके की बातें हो रही है, जा कहां रहे हैं? जो उन्हें रोकने की बात हो रही है, जो उनके अनुभव चले गए ये बात हो रही है, जा तो वो कहीं नहीं रहे। हाँ, इशारा जरूर रवि भाई ने किया कि केसरिया साफा बांधा था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बांधा केसरिया साफा, और वहां उस दिन फंक्शन भी था, तो शायद वो बांधते भी आए हैं, पहले भी उन्होंने बांधे हैं ऐसे साफे। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो लगभग सभी नेताओं का एक ही रुख था कि गुलाम नबी आजाद साहब जा कहां रहे हैं। और क्या केवल राज्यसभा ना देना उनको बुरा लग गया? संगठन में भी जिम्मेदारी मिल सकती थी, और यह भी हो सकता है क्या पता उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। ऐसी भी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार चुनाव के अंदर घूम रहे हैं, उसके अलावा भी सभी लोग हैं। अब आप देखिए कि जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो बिहार चुनाव हो या हो, तब इस तरीके की जो बातें हैं वो भी सामने आती हैं। तब ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर वाली जो राजनीति है कि भाई हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा, उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि आज जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा भी बहुत बार बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तक जब भी चुनाव आते हैं तभी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, अन्यथा फिर सब शांत हो जाता है। कैसे आप देखते हैं जी? देखिए गोस्वामी जी, आपने कुछ प्रश्न पहले भी उठाया, रवि उठाया, मैंने एक एक करके आपको थोड़ा इसका जवाब देना चाहूंगा। पहली तो बात एक ये है कि अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, वो एक पारिवारिक पार्टी हो गई है। ये मोदी जी बार बार आरोप लगाते थे, लेकिन राहुल के क्रियाकलाप उसको प्रूव करते जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, तजर्बे की क्या जरूरत है? मोदी और भाजपा का अश्वमेध यज्ञ जब भी चला, इसका घोड़ा जहां विजय के लिए जाया, तो जिसको किसी ने रोका है तो तजर्बेकार लोगों ने ही रोका है। चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में थे, चाहे कैप्टन साहब जो है पंजाब में थे, चाहे ममता दीदी बंगाल में थी, तो ये सब तजर्बेकार वाले लोग थे। चाहे अशोक गहलोत राजस्थान में थे या शरद पवार महाराष्ट्र में थे। जहां जहां तजर्बेकार लीडर नहीं था, वहीं कांग्रेस एकदम चौपट। रही बात तीसरी बात की, आपने एक प्रश्न उठाया कि ये बुजुर्गों का और युवाओं के बीच, नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट नाराज नहीं होते और माधव सिंधिया के बेटे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं होते, वो पार्टी छोड़ के नहीं जाते। अब आपने एक प्रश्न उठाया कि अब अहमद भाई पटेल नहीं है, तो उसकी भूमिका, यस, अहमद भाई पटेल की एक बहुत बड़ी भूमिका थी कि वो सोनिया जी को समझा लेते थे, राहुल गांधी को कहने के मना लेते थे।
अब फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया कि साहब इनको कोई पद चाहिए, नहीं। 40 साल तक 50 साल तक जो व्यक्ति अपनी जवानी से शुरू होकर एक पार्टी या विचारधारा के लिए सकता है तो वो उसमें रम जाता है, वो उसकी आत्मा बन जाती है, इसलिए उसका पिछड़ना गिरना उसके लिए दुखदायी होता है। ये सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ होता है, चाहे वो पार्टी किसी भी जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है गोस्वामी जी, नेतृत्व की परिभाषा ये होती है कि जो परिपक्व नेतृत्व होता है वो संघर्ष के समय सबसे पहले अपने आप लीड देता है। आप अमित शाह और मोदी को देखिए, वो एक म्युनिसिपल के चुनाव में भी उतने संघर्ष से लड़ते हैं जितने वो एक राष्ट्रीय स्तर चुनाव लड़ते हैं। ममता जी को देखिए, ममता जी यदि ममता जी वहां पे भाजपा हारेगी तो ममता की वजह से हारेगी, न कि और किसी पार्टी के समझौते की वजह से हारेगी। ममता संघर्ष करती है, वो भाजपा को रोक सकती है। तो संघर्ष का नेतृत्व के साथ एक सीधा संबंध होता है। जो नेता संघर्ष नहीं कर सकता, जिसकी अपनी लोगों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती, वो पार्टी को लंबे समय तक खींच नहीं सकता। मोदी जी भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर आए तो 10 साल 15 साल का तजर्बा और क्रेडेंशियल गुजरात से लेकर आए थे, और उसके बावजूद बहुत रेजिस्टेंस हुआ था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं की, दिन रात सभाएं की, उनका गला भी बैठ गया और पार्टी को अकेले व्यक्ति ने पूरे एक एक छोर से जिता के लेके आए। लेकिन राहुल जी का क्या है? आज बंगाल में लड़ाई चल रही है, वो विलुप्त है। वो कभी फिर कोई चीज आएगा, गोवा में सरकार बनने की होती है, वो फिर बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सभी लोगों के मन में ये दुविधा हो कि हम क्या करें। अब आखिरी प्रश्न आपका जो आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि मोदी को लाया गया और अडवाणी जी को इग्नोर किया गया कि मोदी के अपने क्रेडेंशियल थे, लेकिन यदि भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करके आप अशोक तंवर को और रणदीप सुरजेवाला को लेकर आएंगे जो कई बार चुनाव हार चुके हैं, जिनके पास कोई जनमानस नहीं है, तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विरोध होगा ही होगा। और इसमें पार्टी एक जो नेता होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनका एक शालीन तरीका होता है। अब लास्ट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो ये लोग हैं, चाहे वो आनंद शर्मा है, कपिल सिब्बल है, और आपके हुड्डा जी हैं, चाहे आपके कैप्टन साहब हैं, ये सब परिपक्व लोग हैं। इनको राजनीति को बहुत लगता है, यार ये इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी उसी समस्या में फंसते जा रहे हैं जिसमें मुलायम सिंह फंसे थे। यानी कि राहुल भी धीरे धीरे कांग्रेस को एक मुसलमानों की पार्टी बनाकर छोड़ देंगे, और जब ये मुसलमानों की पार्टी बन जाएगी तो भाजपा का एजेंडा पूरा हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। ये परिपक्व नेतृत्व चाहता है कि इस स्टिग्मा से हम बाहर निकले और हम कांग्रेस पार्टी वही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने जो पिछड़ों की पार्टी थी, अति पिछड़ों की पार्टी थी, सभी वर्गों की पार्टी थी। उसके साथ मुसलमान वोट भी जुड़ी रहे, माइनॉरिटी वोट भी जुड़ी रहे। लेकिन राहुल गांधी इसको फेस नहीं कर पा रहे, तो वो वहीं जाकर कंफर्ट फील कर रहे हैं जहां उनको थोड़ी बहुत अपनी जगह मिल जा रही है, और उसके लिए अपरिपक्व सलाहकार उनके लिए जिम्मेदार है। वो अपरिपक्व सलाहकार उन सभी वरिष्ठ लोगों को नाराज कर रहे हैं, और यही पार्टी का टुकड़ाव है। और ऐसा अक्सर हुआ, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी रिवोल्ट हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी की अपनी लड़ने की संघर्ष थी, उसकी क्षमता थी, उसके अंदर अपनी लीडरशिप थी। राहुल गांधी अपनी लीडरशिप कहीं भी स्टैब्लिश नहीं कर सके, कोई मैच्योर स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई मैच्योर विजन उनके पास नहीं है। अपनी बात को छोड़ के वो अपना खुद अध्यक्ष पद से छोड़ के गए। अरे यदि एक बार हार गए तो छोड़ने की जरूरत क्या थी? तो स्वीकार करते, आगे संघर्ष करते। छोड़ के चले गए, उसके बाद पार्टी का आज हमें नहीं पता, वो बाहर चले गए। तो ये जो दुख है, इसको किसी की लालच से नहीं जोड़ना चाहिए। अब गुलाम नबी आजाद को क्या मिलेगा लालच में? अब उनकी क्या इच्छा रहेगी? उन्होंने तो सब कुछ एंजॉय कर लिया, कपिल सिब्बल सब कुछ एंजॉय कर चुके, इतने बड़े वरिष्ठ वकील हैं, उनकी इतनी बड़ी आमदनी है, उनका सब प्रतिष्ठ है। आनंद शर्मा भी अपनी क्षमता जाहिर कर चुके। हुड्डा आज यदि सरकार के साथ रहे या ना रहे, वो आज भी अपने देश प्रदेश के हीरो हैं और अपने जनमानस उनके साथ हैं। कैप्टन साहब भी आज अपने मान है, ममता उनके साथ है, उनके जनमानस उनके साथ है। शरद पवार को उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हरीश रावत को हो सकती है थोड़ी बहुत जरूरत है, लेकिन हरीश रावत का विकल्प क्या है इनके पास उत्तराखंड में? तो मेरा अभी भी ये मानना है कि राहुल के पास न तो कोई विकल्प है, न अपनी कोई सोच है, न अपना कोई नेतृत्व है। तो इस कंफ्यूजन में सभी वरिष्ठ लोगों ने एक साहस की हिम्मत करी, तो उसका एक सालिम तरीका जो अपना धीरे धीरे जाएंगे। उसका इसका कोई मतलब नहीं है कि चुनाव अभी आए इसलिए और करें। इस बार ये स्थायित्व की ओर है और कोई बदलाव जरूर हो। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव जरूर होगा। अगर रवि भाई हम देखें, एक कमी यहाँ और दिखती है, क्योंकि जो विवाद चल रहे हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं और कांग्रेस में होते भी आए हैं। आपने बताया कि बहुत पहले से होते आए हैं, लेकिन अगर रवि भाई आप देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेकंड लीडरशिप की बात होती रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, अगर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो वो जो सेकंड लीडरशिप थी, एक बार नेपाल सिंह जी ये भी सुन लेते हैं कि मनीष तिवारी ने क्या कहा।
ये कहना गलत नहीं होगा, ये इस मुल्क में चंद उन लोगों में से हैं जो कांग्रेस के संगठन को पूरी तरह से समझते हैं और शायद इस मुल्क का कोई ऐसा सूबा नहीं है जिसके ये 2-2, 3-3 बार प्रभारी ना रहे। और आज की तारीख में जब के ऊपर संकट है, इस मुल्क की होंद को चुनौती दी जा रही है, वो जो भारत का ख्याल है जिसके ऊपर ये मुल्क आधारित है, उसको बदलने की कोशिश की जा रही है, तो शायद किसी भी समय से ज्यादा आज हमें जरूरत है श्री गुलाम नबी आजाद साहब की, उनके मार्गदर्शन की, उनकी संजीदा सोच की, कि इस देश की जो कश्ती है उसको दोबारा से किनारे पे पहुंचाया जाए। और अगर देखें नेपाल सिंह जी, जो बातें अभी तक आपने भी सुनी, लगभग सभी लोगों को पता है, क्या आखिर गुलाम नबी आजाद साहब जिस तरीके की बातें हो रही है, जा कहां रहे हैं? जो उन्हें रोकने की बात हो रही है, जो उनके अनुभव चले गए ये बात हो रही है, जा तो वो कहीं नहीं रहे। हाँ, इशारा जरूर रवि भाई ने किया कि केसरिया साफा बांधा था, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बांधा केसरिया साफा, और वहां उस दिन फंक्शन भी था, तो शायद वो बांधते भी आए हैं, पहले भी उन्होंने बांधे हैं ऐसे साफे। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो लगभग सभी नेताओं का एक ही रुख था कि गुलाम नबी आजाद साहब जा कहां रहे हैं। और क्या केवल राज्यसभा ना देना उनको बुरा लग गया? संगठन में भी जिम्मेदारी मिल सकती थी, और यह भी हो सकता है क्या पता उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते। ऐसी भी तो बहुत सारी चीजें हैं। तो चुनाव एक तरफ चल रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार चुनाव के अंदर घूम रहे हैं, उसके अलावा भी सभी लोग हैं। अब आप देखिए कि जब जब चुनाव आते हैं, चाहे वो बिहार चुनाव हो या हो, तब इस तरीके की जो बातें हैं वो भी सामने आती है। तब ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर वाली जो राजनीति है कि भाई हमारे लोगों को टिकट नहीं दिया जा रहा, उनको टिकट दिया जाए। क्योंकि आज जो स्थितियां हैं उसमें ऐसा भी बहुत बार बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तक जब भी चुनाव आते हैं तभी इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, अन्यथा फिर सब शांत हो जाता है। कैसे आप देखते हैं जी? देखिए गोस्वामी जी, आपने कुछ प्रश्न पहले भी उठाया, रवि भी उठाया, मैंने एक करके आपको थोड़ा इसका जवाब देना चाहूंगा। पहली तो बात एक है कि अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही है, वो एक पारिवारिक पार्टी हो गई है। ये मोदी जी बार बार आरोप लगाते थे, लेकिन राहुल के क्रियाकलाप उसको प्रूव करते जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, तजर्बे की क्या जरूरत है? मोदी और भाजपा का अश्वमेध यज्ञ जब भी चला, इसका घोड़ा जहां जहां विजय के लिए जाया था, जिसको किसी ने रोका है तो तजर्बेकार लोगों ने ही रोका है। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में थे, चाहे कैप्टन साहब जो है पंजाब में थे, चाहे ममता दीदी बंगाल में थी, तो ये सब तजर्बेकार वाले लोग थे। चाहे अशोक गहलोत राजस्थान में थे या शरद पवार महाराष्ट्र में थे, जहां जहां तजर्बेकार लीडर नहीं था वहीं कांग्रेस एकदम चौपट हो गई। रही बात तीसरी बात की, आपने एक प्रश्न उठाया कि ये बुजुर्गों का और युवाओं के बीच, नहीं, ये भी ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता तो राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट नाराज नहीं होते और माधव सिंधिया के बेटे जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज नहीं होते, वो पार्टी छोड़कर नहीं जाते। अब आपने एक प्रश्न उठाया कि अब अहमद भाई पटेल नहीं है, तो उसकी भूमिका, यस, अहमद भाई पटेल की एक बहुत बड़ी भूमिका थी कि वो सोनिया जी को समझा लेते थे, राहुल गांधी को कहने के मना लेते थे। अब फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने आरोप लगा दिया कि साहब इनको कोई पद चाहिए, नहीं। 40 साल तक, 50 साल तक जो व्यक्ति अपनी जवानी से शुरू होकर एक पार्टी या विचारधारा के लिए समझता है, तो वो उसमें रम जाता है, वो इसकी आत्मा बन जाती है। इसलिए उसका पिछड़ना, गिरना उसके लिए दुखदायी होता है। ये सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ होता है, चाहे वो पार्टी किस देर भी जा रहे हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है गोस्वामी जी, नेतृत्व की परिभाषा ये होती है कि जो परिपक्व नेतृत्व होता है वो संघर्ष के समय सबसे पहले अपने आप लीड देता है। आप अमित शाह और मोदी को देखिए, वो एक म्युनिसिपैलिटी चुनाव में भी उतने संघर्ष से लड़ते हैं जितने वो एक राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हैं। ममता जी को देखिए, ममता जी यदि ममता जी वहां पे भाजपा हारेगी तो ममता की वजह से हारेगी, न कि और किसी पार्टी के समझौते की वजह से हारेगी। ममता संघर्ष करती है, वो भाजपा को रोक सकती है।
तो संघर्ष का नेतृत्व के साथ एक सीधा संबंध होता है। जो नेता संघर्ष नहीं कर सकता, जिसकी अपनी लोगों को आकर्षित करने की क्षमता नहीं होती, वो पार्टी को लंबे समय तक खींच नहीं सकता। मोदी जी भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर आए तो 10 साल 15 साल का तजर्बा और क्रेडेंशियल गुजरात से लेकर आए थे, और उसके बावजूद बहुत रेजिस्टेंस हुआ था, लेकिन उन्होंने सबसे ज्यादा सभाएं की, दिन रात सभाएं की, उनका गला भी बैठ गया और पार्टी को अकेले व्यक्ति ने पूरे एक एक छोर से जिता के लेके आए। लेकिन राहुल जी का क्या है, आज बंगाल में लड़ाई चल रही है, वो विलुप्त है। वो कभी फिर कोई चीज आएगा, गोवा में सरकार बनने की होती है, वो फिर बाहर चले जाएंगे। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि सभी लोगों के मन में ये दुविधा हो कि हम क्या करें। अब आखिरी प्रश्न आपका जो आया था कि ऐसा क्यों हो रहा है। यदि मोदी को लाया गया और अडवाणी जी को इग्नोर किया गया कि मोदी के अपने क्रेडेंशियल थे, लेकिन यदि भूपेंद्र हुड्डा को इग्नोर करके आप अशोक तंवर को और रणदीप सुरजेवाला को लेकर आएंगे, जो कई बार चुनाव हार चुके हैं, जिनके पास कोई जनमानस नहीं है, तो यह स्वाभाविक प्रक्रिया है कि विरोध होगा ही होगा। और इसमें पार्टी एक जो नेता होते हैं, जो समझदार लोग होते हैं, उनका एक शालीन तरीका होता है। अब लास्ट मेरा जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो ये लोग हैं, चाहे वो आनंद शर्मा है, कपिल सिब्बल है, और आपके हुड्डा जी हैं, चाहे उसमें आपके कैप्टन साहब हैं, ये सब परिपक्व लोग हैं। इनको राजनीति को बहुत चलता है। यार ये इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी उसी समस्या में फंसते जा रहे हैं जिसमें मुलायम सिंह फंसे थे। यानी कि राहुल भी धीरे धीरे कांग्रेस को एक मुसलमानों की पार्टी बनाकर छोड़ देंगे, और जब ये मुसलमानों की पार्टी बन जाएगी तो भाजपा का एजेंडा पूरा हो जाएगा, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा। ये परिपक्व नेतृत्व चाहता है कि इस स्टिग्मा से हम बाहर निकले और हम कांग्रेस पार्टी वही राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने जो पिछड़ों की पार्टी थी, अति पिछड़ों की पार्टी थी, सभी वर्गों की पार्टी थी। उसके साथ मुसलमान वोट भी जुड़ी रहे, माइनॉरिटी वोट भी जुड़ी रहे। लेकिन राहुल गांधी इसको फेस नहीं कर पा रहे, तो वो वहीं जाकर कंफर्ट फील कर रहे हैं जहां उनको थोड़ी बहुत अपनी जगह मिल जा रही है, और उसके लिए अपरिपक्व सलाहकार उनके लिए जिम्मेदार है। वो अपरिपक्व सलाहकार उन सभी वरिष्ठ लोगों को नाराज कर रहे हैं, और यही पार्टी का जुड़ाव है। और ऐसा अक्सर हुआ, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी रिवोल्ट हुआ था, लेकिन इंदिरा गांधी की अपनी लड़ने की संघर्ष थी, उसकी क्षमता थी, उसके अंदर अपनी लीडरशिप थी। राहुल गांधी अपनी लीडरशिप कहीं भी स्टैब्लिश नहीं कर सके, कोई मैच्योर स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कोई मैच्योर विजन उनके पास नहीं है। अपनी बात को छोड़ के वो अपना खुद अध्यक्ष पद से छोड़ के गए। अरे यदि एक बार हार गए तो छोड़ने की जरूरत क्या थी, तो स्वीकार करते, आगे संघर्ष करते। छोड़ कर चले गए, उसके बाद पार्टी का आज हमें नहीं पता, वो बाहर चले गए। तो ये जो दुख है, इसको किसी की लालच से नहीं जोड़ना चाहिए। अब गुलाम नबी आजाद को क्या मिलेगा लालच में? अब उनकी क्या इच्छा रहेगी? उन्होंने तो सब कुछ एंजॉय कर लिया। कपिल सिब्बल सब कुछ एंजॉय कर चुके, इतने बड़े वरिष्ठ वकील हैं, उनकी इतनी बड़ी आमदनी है, उनका सब परिशिष्ट है। आनंद शर्मा भी अपनी क्षमता ज्यादा कर चुके। हुड्डा आज यदि सरकार के साथ रहे या ना रहे, वो आज भी अपने देश प्रदेश के हीरो है और अपने जनमानस उनके साथ हैं। कैप्टन साहब भी आज अपने ममता उनके साथ है, उनके जनमानस उनके साथ है। शरद पवार को उनकी जरूरत बिल्कुल नहीं है। हरीश रावत को हो सकती है थोड़ी बहुत जरूरत है, लेकिन हरीश रावत का विकल्प क्या है इनके पास उत्तराखंड में? तो मेरा अभी भी ये मानना है कि राहुल के पास न तो कोई विकल्प है, न अपनी कोई सोच है, न अपना कोई नेतृत्व है। तो इस कंफ्यूजन में सभी वरिष्ठ लोगों ने एक साहस की हिम्मत करी, तो उसका एक शालीन तरीका जरूर अपना, धीरे धीरे जाएंगे। इसका कोई मतलब नहीं है कि चुनाव अभी आए इसलिए और करें। इस बार ये स्थायित्व की ओर है और कोई बदलाव जरूर हो। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ बदलाव जरूर होगा। अगर रवि भाई हम देखें, एक कमी यहाँ और दिखती है, क्योंकि जो विवाद चल रहे हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं और कांग्रेस में होते भी आए हैं। आपने बताया कि बहुत पहले से होते आए हैं, लेकिन अगर रवि भाई आप देखें तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सेकंड लीडरशिप की बात होती रही है भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, अगर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में है तो वो जो सेकंड लीडरशिप थी वो आगे आई, और आगे आते हुए उन्होंने बहुत सारे वरिष्ठ लोगों को किनारे भी किया। वो भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। उस पर भी सवाल हुए, उंगलियां उठी, बड़ी बड़ी बातें हुई, बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई, लेकिन किसी की कहीं नहीं चली और आज उसके नतीजे सामने हैं। ऐसे में जो सेकंड लीडरशिप की बात जब कांग्रेस में होती है तो वो कहीं दिखती नहीं है। तो ये जो कारण रहे, ये भी आज ये बोलने के लिए काफी है कि आपकी जो पहली गलतियां थी अब वो सामने आ रही हैं। रवि जी। प्रवींद्र जी, जब ब्रेक चल रहा था तो एक डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल का एक मतला, बड़ी मशहूर गजल है उनकी, उसका एक मतला मुझे याद आ रहा था। वो मैं सारे अपने जो डिबेट में शामिल जो मित्र हैं उनको सुनाना चाहता हूं। वो मतला इस तरह है कि तो तय हुआ है कि तकरार हम करेंगे नहीं, तो तय हुआ है कि तकरार हम करेंगे नहीं, रहेंगे साथ
मगर प्यार हम करेंगे नहीं जी। रहेंगे साथ मगर प्यार हम करेंगे नहीं। तो कुछ इसी तरह की सिचुएशन फिलहाल तो लग रही है कि ठीक है पार्टी में हम हैं लेकिन आपसी तालमेल आपसी सामंजस्य नहीं है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है, अभी नेपाल सिंह जी ने हल्का सा इशारा किया, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस कभी भी काडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। कांग्रेस हर वर्ग आजादी की लड़ाई का चूंकि एक मंच था, मिला जुला मंच था, तो काडर बेस्ड पार्टी ना हो करके जैसे भारतीय जनता पार्टी है या लेफ्ट वामपंथी जो पार्टियां हैं जिस तरह से वो काडर बेस होती हैं, कांग्रेस कभी भी आजादी के समय भी और आज तक भी वो काडर बेस पार्टी नहीं है। और इसी वजह से उसके जो बहुत सारे आनुषंगिक संगठन हैं, चाहे वो सेवा दल हो, उनका अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो गया है। और कांग्रेस काडर बेस पार्टी ना होकर के परिवार आधारित एक परिवार जिसके आधार में है। अब पॉलिटिकली ये जरूरी नहीं है, सामाजिक तौर पर भी ये जरूरी नहीं है कि परिवार का हर सदस्य, अगर किशोर कुमार बहुत अच्छा गाते थे तो जरूरी नहीं है कि उनकी सारी पीढ़ियां बहुत अच्छा गायन में माहिर होंगी। इसी तरीके से अगर नेहरू के बाद इंदिरा गांधी अगर माहिर राजनेता थीं, बहुत कुशल राजनेता थीं, तो जरूरी नहीं है कि उस एक परिवार की सारी पीढ़ियां राजनीति में बहुत माहिर और चतेरी कुशल प्रबुद्ध होंगी। ये मीमांसा, ये चिंतन, ये मंथन कांग्रेस को अब मुझे लगता है कर लेना चाहिए। और एक दूसरी बात और है, देखिए कांग्रेस जैसी पार्टी अगर कमजोर होती जाती है धीरे धीरे तो ये भारतीय लोकतांत्रिक पद्धति है, उसके लिए कोई बहुत स्वस्थ बात नहीं रहेगी। और कांग्रेस ने बहुत बार अपना अस्तित्व खोया, हम देखते हैं कि इमरजेंसी के बाद भी, लेकिन बाउंस बैक भी किया कई बार। तो लोकतंत्र के हित में है कि एक मजबूत विपक्ष रहे, लेकिन उसके लिए एक जिद पर अड़े रहना, एक परिवार का या किसी माँ का अपने पुत्र को ही, कैकेयी को भरत के लिए राजगद्दी प्यारी थी, उन्होंने राम को वनवास भेज दिया, तो ये जो पुत्र मोह है, परिवार वंशवादी जो सोच है, एक तो इससे दूर होना पड़ेगा, एक चीज। दूसरी चीज, मेरा हमेशा से प्रवींद्र जी सैद्धांतिक तौर पर यह मानना रहा है कि हम जो भी रास्ता लेते हैं, मान लीजिए मैं गाजियाबाद में रहता हूं, अगर मेरठ रोड पर जाऊंगा तो मेरठ ही पहुंचूंगा, और मेरठ से अगर मैं देहरादून की तरफ जाऊंगा तो देहरादून ही पहुंचूंगा। तो जो रास्ता जिस पर मैं कदम बढ़ाता हूं वो मुझे एक सर्टेन मंजिल की तरफ ले जाते हैं। मेरा हमेशा से एक कहना रहा है कि इमरजेंसी के दौरान जब विपक्ष बिल्कुल देश में नहीं था, जेलों में बंद थे विपक्षी पार्टियों के नेता या भूमिगत थे, उस समय संविधान में 42वां संशोधन करके जो प्रियम्बल हमारा जो था, लोकतांत्रिक गणराज्य जो हम थे, उसकी जो परिभाषा बदली गई, उसका मूल चरित्र बदला गया और सेक्युलर शब्द जोड़ा गया और समाजवादी शब्द उसमें जोड़ा गया। उस समय जो तुष्टीकरण की राजनीति का एक बहुत स्पष्ट बड़ा संवैधानिक प्रावधान कर दिया गया कांग्रेस द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा, वो अब जाकर इस रास्ते पर पहुंचना ही था उसको। तो कांग्रेस को अब अपने जो रीतियां हैं, नीतियां हैं, विचार हैं, उनको बैठ करके, सारे नेता जो अनुभवी हैं उनको बैठ करके दूर करना चाहिए, एक नया रास्ता तलाशना चाहिए। और ये बात भी हमारे किसी वक्ता ने बोली जो मुझे ठीक लगी कि ये जो बाहर छिटपिट बयानबाजी करने से क्या होगा। जब आपने लेटर बम फोड़ा था बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, जब पुख्ता नेतृत्व की मांग की थी, और उस समय आपको याद होगा लुइजिनो फलेरियो, मोतीलाल वोरा और गुलाम नबी आजाद को महासचिव पद से हटा दिया गया था तत्काल उसके बाद। तो उनको संगठन में कोई मजबूत स्थिति मिल जाएगी, ये गलतफहमी तो उनको नहीं होनी चाहिए। अब चुनाव, संगठन के चुनाव होने हैं, उसमें आपको स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। एक चीज और भी है कि जब इस लेटर कांड के बाद मंथन के लिए CWC की बैठक बुलाई, तो ये सारे बुजुर्ग नेता भी उस बैठक में थे, उन्होंने वहां पर क्यों नहीं कुछ कहा। तो ये हिम्मत भी होनी चाहिए, नैतिक साहस भी आपको होना चाहिए। अनुभव तो ठीक है, लेकिन अपनी बात रखने का उस परिवार के सामने दमदार तर्कों के साथ रखने का मादा भी तो हमें आना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर के कांग्रेस को, देश की स्वस्थ राजनीति के लिए कांग्रेस को भी स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं करेगी, लेफ्ट पार्टियां नहीं करेंगी, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो नहीं करेंगी, शरद पवार नहीं करेंगे, जो कांग्रेस से टूटे हुए धड़े हैं। मैं आपको एक आंकड़ा बता दूं, आजादी के बाद से कांग्रेस अब तक 70 बार विभाजित हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़े विभाजन इंदिरा गांधी ने किए। 1969 में उन्होंने कांग्रेस आर बनाई और उस समय प्रधानमंत्री रहते हुए
सबसे बड़ी बगावत तो वो थी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ये बात तो लेकिन रवि भाई राष्ट्रपति बहुत के ही है, चुनाव तो में आप उन्होंने मतलब इशारा रवि भाई बिल्कुल इशारा इस ओर कर रहे हैं कि 71वां तो विभाजन नहीं होने जा रहा, क्योंकि 70 और एक और जुड़ने की स्थितियां ऐसी आ रही हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, इतने बड़े लीडर हैं गुलाम नबी आजाद साहब, और सभी और उनका सम्मान है, अगर उनकी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने कर दी या उन्होंने प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर दी तो हंगामा क्यों? बहुत बार तारीफें होती हैं। आप देखिए कि शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही हैं और उस टाइम उनकी बड़ी विपक्ष ने भी तारीफ की, आज भी उनकी तारीफ करते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से आए हैं, हुड्डा जी की तारीफ हुई है, विपक्ष ने भी की है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत बार हर कोई करता है। मोदी जी की तारीफ हो गई तो ये मान लेना कि नहीं ये तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहे हैं, ये कहां तक सही है? और उसके अलावा लड़ाई आपकी अंदरूनी है, और अंदरूनी लड़ाई कोई एक दिन में नहीं होती। ये ऐसा नहीं है कि अभी एकदम से आ गई हो, बहुत दिनों से पनप रही होगी, अब जाकर सामने आ रही है। इतने दिनों से आप इसे संभाल ही नहीं पाए, तो कहीं ना कहीं कमियां जो है, फिर वही बात आएगी कि शीर्ष नेतृत्व जिसे सामने आकर बातें करनी चाहिए वो इससे पीछे भाग रहा है। और एक बात और भी है कि जो चुनाव की बात हो रही है, संगठन के चुनाव की, भाई अध्यक्ष का चुनाव हो जाए, तो क्या ये भी डर सता रहा है कुछ लोगों को कि कहीं जो वरिष्ठ लोग हैं उनमें से किसी का चेहरा सामने ना आ जाए? और वो चेहरे भी गिने चुने हैं जिनके ऊपर इस तरीके का दांव खेला जा सकता था, तो उसके बाद उन्हें ऐसा महसूस हो रहा हो कि भाई हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर राहुल जी अध्यक्ष नहीं बने और कोई और अध्यक्ष बन गया। ये भी सब कहीं ना कहीं चल रहा होगा, तभी इतना बड़ा विवाद सामने आता है। दिनेश जी, जी देखिए, भारत एक भावना प्रधान देश है। मेरी बात आपको जी आ रही है, बोलिए बोलिए जी। जी, भारत एक भावना प्रधान देश है, और एक सबसे बड़ा जो हमारे सामने दृष्टांत है वो ये है कि हम बहुत जल्दी दूसरे के बारे में ये धारणा स्थापित कर लेते हैं कि वो ऐसा है या वो ऐसा है। अगर प्रधानमंत्री जी ने गुलाम नबी आजाद की लोकसभा के अंदर उनके वहां के व्यवहार को लेकर या उनके राजनीतिक परिदृश्य को लेकर प्रशंसा की है, और ये भी कह दिया है कि उनके दरवाजे गुलाम नबी आजाद के लिए खुले हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। कभी कभी दूसरे विपक्ष के नेताओं को शांत करने के लिए या उनसे कूटनीतिक तरीके से निपटने के लिए इस प्रकार की चीजें की जाती हैं। राजनीति तो साम दाम दंड भेद का विषय है ना, जहां पर जो अच्छा जो उचित लगता है वो किया जाता है। हाँ, अब गुलाम नबी आजाद के सामने एक प्रश्न तो है कि जैसे जैसे राज्यों से दूसरे राज्यों से कांग्रेस का शासन खत्म हो रहा है या उनके एमएलए जीत कर नहीं आ रहे हैं, तो एक संकट उनके सामने है कि फिर उनको और क्या विकल्प उनके सामने है। राज्यसभा में कांग्रेस कितने लोगों को भेज सकती है? बड़ा सीमित विकल्प है उनके सामने, कांग्रेस के सामने भी। तो हर आदमी कांग्रेस का अब राज्यसभा के लिए लालायित है, तो वो बड़ा मुश्किल काम होता जा रहा है। ये बात सच है कि कांग्रेस के लीडरों ने ये बात बहुत साफ तौर पर कही है कि अब कांग्रेस जो है वो सिमटती जा रही है, कांग्रेस कमजोर होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोदी जी ने वास्तव में कांग्रेस को बिल्कुल सीमित कर दिया है। कांग्रेस के पास अब बचा क्या है? उनके पास बचे हैं राहुल गांधी, उनके पास बचे हैं प्रियंका गांधी। जहां तक सोनिया जी का सवाल है, लगभग वो भी अब परिदृश्य से बाहर होती जा रही हैं। तो कांग्रेस के सामने एक संकट तो है, और यही संकट उन नेताओं के सामने है कि वो अपने राजनीतिक उन्नयन के लिए क्या करें, कहां जाएं, किससे बात करें। तो जिनको जो रास्ता सूझ रहा है वो कर रहा है। हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद साहब कांग्रेस मोदी जी की प्रशंसा करके ये सोचते हो कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का या केंद्र सरकार का उनके बारे में कोई कड़ा रवैया तो नहीं होगा, और आगे राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है। जी नहीं, बिल्कुल दिनेश जी, राजनीति के अंदर कुछ भी हो सकता है, ये तो बिल्कुल सही बात आपने की है, क्योंकि एक बड़ा सवाल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात हो रहा है, अगर हम सोहेल काजमी जी बात करें कि घर के बुजुर्ग अगर नाराज हो जाएं और वो रास्ता दिखाने की बात करें, वो अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को कहें कि जो उनके अनुभव है उनसे कुछ सीख ले लो, तो ये कहां तक सही होता है कि भाई उन्हें फिर बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए?
पूरा जीवन इन लोगों ने दिया है। तो ऐसे में सोचना तो इस युवा पीढ़ी को भी चाहिए कि हम उनका सम्मान भी करें, क्योंकि आज जो बची है कांग्रेस जितनी भी है वो इन्हीं सब लोगों की देन भी है, बड़ी मेहनत की है। और अब 50-60 साल की उम्र में जाएंगे कहां वो। जी सोहेल जी। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये अभी कोई इतने बुजुर्ग भी नहीं हो गए हैं। अगर आप देखिए कि इंडियन पॉलिटिक्स में तो आपने देखा होगा सोमनाथ चटर्जी, एल.के. अडवाणी जी, वो तो 80s तक बड़े एक्टिव थे, 85 तक एक्टिव थे। तो ये अभी उस कतार में 70s की आगे पीछे ही है सब, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें कि 400 से 40-45 पे आ गई कांग्रेस, और उसके बाद इन फाइटिंग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। होना तो ये चाहिए कि किसी भी पार्टी का जब आकार घटता है तो उनका जो ऑर्गेनाइजेशनल काम काज है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है, उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है, ताकि कांग्रेस की जो अंदर की मजबूती है वो किसी भी पार्टी की, और कांग्रेस क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी रही है भारतवर्ष में और इन्होंने 70-72 साल तक यहाँ शासन भी किया है, तो इनको उन चीजों को सीरियसली लेना चाहिए। और अगर कोई भी बाई चांस नाराज होता है तो उसको इमीडिएट मना लेना चाहिए, ताकि वो नाराजगी जो है बाकी गुटों तक न जाए और नाराजगी का जो सिस्टम है वो ज्यादा न बढ़े। लेकिन देखा यह गया है कि पिछले 1 साल से तकरीबन नाराजगी पे नाराजगी बढ़ती जा रही है और उसको कोई भी एड्रेस नहीं कर रहा है आपस में, और उसका नतीजा ये हो गया कि G23 23 लोग इकट्ठे हो गए और आज वो अपनी तरफ से लाचारगी दिखा रहे हैं कि हम कुछ करना चाहते हैं, कांग्रेस को टूटने नहीं देना चाहते हैं। और जिसकी तरफ मेरे भाई ने इशारा किया कि ये पहले भी बहुत बार टूटी है, तो शायद उसी तरफ कांग्रेस फिर दोबारा जा रही है, जो कि मैं समझता हूं कांग्रेस के उस परिवार के लिए भी बड़ा सेटबैक होगा जो नहीं समझते हैं ग्राउंड रियलिटीज को और हरदर्मी से कांग्रेस को चलाना चाहते हैं, या वो जो कोर इश्यूज हैं जहां गठबंधन करना है और कहां नहीं करना है उस पर भी वो हरदर्मी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली इस वक्त का जो उनका डिसीजन मेकिंग सिस्टम है उसी को फर्क पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, ये भी बड़ी बात है, क्योंकि समय कम है। राहुल जी 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा। एक बात यह है कि आपको अब क्या लगता है कि कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, और ये असंतोष दबेगा या ये अब और तेजी से बढ़ेगा? क्योंकि जिस तरीके का बयान आ रहे हैं, अभी भी देखिए आनंद शर्मा जी ने तुरंत ट्वीट कर नाराजगी जता दी, तो ये भी बड़ी बात है। अभी तक ऐसा नहीं होता, कांग्रेस के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कुछ इस तरीके से बातें। हाँ, ये जरूर था कि ठीक है आए बगाए 2-3 लोग कर जाते थे इस तरीके की बातें, लेकिन अब की बार बड़े वरिष्ठ लोगों का खेमा है। जी देखिए, हमारे एक वरिष्ठ साथी जो अपनी डिबेट में शामिल हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी और पते की बात कही कि मन में असंतोष होना और उस असंतोष को किसी मंच पर व्यक्त करना, ये बड़ी बात है। तो क्या इस भावी जो अध्यक्ष का जो भी है चुनाव है, उसके लिए अगर किसी के मन में राहुल गांधी जी या किसी के चेहरे को लेकर कोई टीस है, कोई पीड़ा है, तो अब सवाल ये उठता है कि उस पीड़ा को मंच पर, सही मंच पर और उसी गांधी परिवार के समक्ष प्रस्तुत करने की हिमाकत कौन करे। इसी पर कांग्रेस के नए अध्यक्ष का भविष्य टिका है। मैं तो केवल शॉर्ट एंड स्वीट बात यही कहना चाहूंगा। नहीं, चलिए ये भी बड़ी बात है। और इसमें एक सवाल और भी उठता है, और वो बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी परिवार के इतर जाकर भी देश में खड़ी हो सकती है? ये सवाल भी लगातार लोगों के मन में चलता रहता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। कांग्रेस के भीतर असंतोष की बड़ी बयार चल पड़ी है। अब असंतोष सुगबुगाहट के तौर पर नहीं, बल्कि कांग्रेस में खुलकर सामने आ रहा है। नेता अपनी नाखुशी साफ जता रहे हैं और साफ महसूस हो रहा है कि सबका इशारा राहुल गांधी की कार्यशैली को लेकर है। अब देखना यह है कि यह असंतोष बढ़ता है या रुकता है। चुनाव सामने है और बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े नेता सामने हैं। ऐसे में होगा क्या, देखते रहेंगे। आज चर्चा खास में इतने, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद। सारा